नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो ये बताती है कि इस देश में किस तरह से बारूद बिछा देती हैं कुछ साजिशें और फिर एक चिंगारी की जरूरत भर होती है। देहरादून में एक त्रिपुरा के छात्र की हत्या होती है। उस हत्या में अभी तक जो जानकारी पुलिस की है वो साफ बता रही है कि उसमें नस्लीय हिंसा का कोई भी सबूत नहीं है। अभी तक की जांच ये कहती है, क्योंकि जो वैसे भी अगर जिसने कभी क्राइम कवर किया हो या जिन लोगों को आमतौर पर कोई घटनाएं देखते हो, वो भी ये बता सकते हैं कि एक ऐसी घटना जिसमें मरने वाला छात्र जिसकी हत्या हुई है वो त्रिपुरा का है, और जो आरोपी हैं उसमें एक मणिपुर का है, दूसरा नेपाल का है और तीसरा जो उत्तराखंड से भी है। यानी अगर आप देखते हैं उसमें ये कहना कि किसी को चीनी या मोमो कहा गया होगा, ये बहुत संदेह के घेरे में होता है। नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ हिंसा में नॉर्थ ईस्ट का छात्र कोई ये शामिल हो कि दूसरे को कोई ये कह दे चीनी या मोमो, ये बात पहली नजर में ही आपको थोड़ा सा वो असामान्य दिखती है। लेकिन चूंकि इस देश में तो तेल फैलाकर उस पर तिल्ली डालने की एक कोशिश आपको हर तरफ से दिखती है। मैं उस छात्र के साथ हूं पूरी तरह से, क्योंकि त्रिपुरा मेरे दिल से लगा हुआ राज्य है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में मैं घूमता हूं, लेकिन त्रिपुरा के जब दोनों चुनावों को मैंने कवर किया है पिछले दो चुनावों में, और वो बेहद खूबसूरत भारतीयता में डूबा हुआ एक एक इंच से मैं आज आपको ये बताऊंगा। ये देखिए, ये किताब है राजमाला, इससे कुछ हिस्से पढ़ूंगा जो आपको ये बता देगी कि त्रिपुरा के अंदर कोई भी हिस्सा भारतीयता से अछूता नहीं है, इतिहास से लेके वर्तमान तक। लेकिन उसी त्रिपुरा के एक छात्र की दुर्भाग्यजनक तरीके से देहरादून में जब हत्या होती है तो किस तरह से उस पर साजिश की चाशनी चढ़ाई जाती है, और इस देश के खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव बिल्डर्स यहां बैठे हैं जो हर एक ऐसी घटना में देश के खिलाफ माहौल तैयार कर देते हैं, वो है। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं बात कर रहा हूं, न किसी पार्टी के खिलाफ। दरअसल इस समय देश में एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि जो जैसे ही इस तरह की कोई हत्या की घटना हो, उसको किस तरह से ऐसी जगह ले जाया जा सके ताकि वो उसको घृणा से भरा हुआ अपराध साबित कर दे। क्योंकि देखिए, इस देश में नस्लीय हिंसा की कोई जगह नहीं। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि इस देश की राजनीति ने जो लोग अब इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं शुरुआत करूंगा देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के उस बयान से जो हर बात में अब इस हर काम को बीजेपी के जो 11 साल के जो शासनकाल है उसकी नफरत से जोड़ता है, जिसको ये शायद मुझे कई बार शक होता है बाल बुद्धि पर कि वो ये जानते नहीं है कि ये जो अगर उत्तर पूर्व के प्रति जो अज्ञानता है, जो भारत के बाकी राज्यों में उसके इतिहास को लेकर अज्ञानता है, वो इन्हीं के खानदान से लगातार चलती हुई आ रही सत्ता की वजह से है। पहला कारण ये है, लेकिन उस पर बाद में बात करूंगा। पहले इस पर बात करता हूं, और आपके लिए ये मैं बता रहा हूं कि मैंने जितना पढ़ा है उससे अलग आपको जो भी आपने अखबारों में पढ़ा है उससे अलग बताऊंगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट को खूब अच्छे से घूमा है और इधर तो रहता ही हूं। मैं समझता हूं कि ये चीजों का अंतर कहाँ है, ये भी बताऊंगा कि इस तरह की घटनाएं अक्सर क्यों होती हैं। लेकिन फिलहाल एंजल चकमा पर इस देश के नेता ने क्या कहा, एलओपी ने क्या कहा, वो सुन लेते हैं। उनका राहुल गांधी ने अगर चूंकि आपको मालूम है एंजल चकमा जो है एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है, त्रिपुरा का स्टूडेंट है, जो देहरादून में रहकर अपने भाई के साथ था और एमबीए कर रहा था। और वो एक शराब की दुकान पर जाते हैं वाइन पर रात में, और वहां झगड़ा होता है जिसमें उसकी हत्या कर दी जाती है। चाकू मारा जाता है, कड़े से मारा जाता है। वो पूरी घटनाओं की डिटेल आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं इस खबर के आखिर में उसके बारे में बात करूंगा। पहले राहुल गांधी से शुरू करते हैं कि जिस आदमी से ये उम्मीद की जाती हो कि वो देश के इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर लीडर्स हो, वो कोशिश करते हैं कि घटना की सही और जांच हो और उसके तथ्य सामने आए, तब कोई बयान दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी शायद रात दिन एक ही ख्वाब में जिंदा रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अब आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने अपने एक्स पर क्या लिखा कि देहरादून में एंजल चकमा और उसके भाई माइकल के साथ जो हुआ वह एक भयावह घृणा अपराध है। घृणा अपराध मतलब नफरत, नस्लीय हिस्सा। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से रोजाना
खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपने साथी भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। दरअसल इस पूरे बयान में कहीं भी उस छात्र की जो हत्या हुई है उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। इस पूरे बयान को अगर मैं पढ़ लेता हूं तो उससे सिर्फ एक एक अक्षर से एक राजनीति और उस राजनीति में एक हत्या को इस्तेमाल करने की एक ललक दिख रही है। क्योंकि इस पूरे मसले पर अगर हम एसएसपी के जो लेटेस्ट बयान है उनसे देखें, मैं तो बाद में आपसे बात करूंगा ही। वो कहते हैं कि जो एसएसपी अजय सिंह है उन्होंने साफ कहा है कि नस्लीय टिप्पणियां इस पूरे मामले में नहीं हुई हैं। ये हिंसा जो हत्या है ये नस्लीय हत्या नहीं है। एफआईआर में जाति सूचक शब्द जरूर है, लेकिन वो किस तरह से जाति सूचक शब्द होंगे ये अभी जांच जो होगी वो होगी। क्योंकि जो हत्या हुई है उसमें हत्यारों में जो लोग दोषी हैं, मतलब जो हत्या में शामिल हुए हुए हैं, जिन पर आरोप है और 10 लाख का इनाम भी है, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक लड़का, दूसरा मणिपुर का है और एक उत्तराखंड का है, या जो दूसरे हैं। अब आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ हिंसा की बात आप कर रहे हो, या उसको जो चाइनीज या मोमो या चीनी कहने की बात उसमें जोड़ी गई है। जबकि आप ये सोचिए कि खुद दूसरा जो हत्या में शामिल है, जो आरोपी, वो खुद नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर का है। तो आप इसको पहले ही नजर में आपको ये केस असामान्य लगता है आरोपों में, लेकिन वो बाद की बात है। और अभी जांच में ये बात, चूंकि उन्होंने भी कहा है अजय सिंह ने कि अब तक की जांच में सामने आया कि आरोपी और जो पीड़ित पक्ष है दोनों नॉर्थ ईस्ट के हैं। ऐसे में नस्लीय टिप्पणियां की बात तर्क संगत नहीं लगती। ये खबर जब मैंने देखी थी तब भी मुझे ये लगा था कि शुरुआत में, इसीलिए मैं अपराध की खबरें इस पर नहीं बताता हूं, मैंने पुंडीर पॉइंट जो यूट्यूब चैनल बनाया वो इसी तरह की खबरों के लिए बनाया था। लेकिन इस पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें राजनीति घुस गई है। अब चूंकि अंजल के माता पिता ने, तरुण कुमार चकमा, जो बीएसएफ में है, यानी देश की सेवा में, हर एक आदमी देश की सेवा, लेकिन वो सीधे तौर पर पैरामिलिट्री एक एक्शन में जो है उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का, जब उन्होंने ग्राफिक एरा हॉस्पिटल पर, जहां वो भर्ती हुआ था एरा हॉस्पिटल पर, उस पर कहा है कि उन्होंने लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने कह दिया था कि सक्सेस हुआ है, और उसके बाद 18 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से मेरा बेटा सीरियस रहा, उससे पहले आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर पर रख दिया गया। वो बेहोश हो गया, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे। कुल मिलाकर ये है कि बच्चे की अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरे ये हॉस्पिटल ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। मेरा बच्चा अच्छे से बात कर रहा था, वो कह रहा था पापा आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। दरअसल ये, इस घटना को अगर हम जोड़ते हैं कि ये घटना, आपको मालूम है कि मैं इस पर बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ अलग अलग लोग क्या क्या कह रहे हैं। बहुत सारे इस पर बयान आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन देहरादून में पढ़ाई कर रहे इस छात्र की हम लोग पहले छोटी सी कहानी जान लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी खुद उनके पिता से बात की, पुष्कर सिंह धामी ने बात किया। उसके अलावा सीएम माणिक साह जो त्रिपुरा के हैं, उन्होंने बात की है। और उन्होंने, चूंकि इस पूरे मसले में उन्होंने ये कहा भी है कि हम अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक अन्य आरोपी जो नेपाल का नागरिक है वो भाग चुका है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं, उसको भी ढूंढ रहे हैं। और चूंकि उसके पिता, शाम के वक्त पिता को आर्थिक सहायता के तौर पर पहली किस्त 4,12,500 का चेक भेजा गया। उत्तराखंड एक शांत, समावेशी और सौहार्दपूर्ण राज्य है जहां देश के प्रत्येक कोने से आने वाले छात्र सुरक्षित महसूस करें, ये हमारी वो है, जिम्मेदारी है। और चूंकि उन्होंने 3 चीजें कही हैं कि हम लोग जो है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ रहे हैं और पूरे राज्य के लिए गलत एक वो है। अब ये कहानी क्या है, ये मामला क्या है? मृतक जो एंजल है, उसके भाई, छोटा भाई जो माइकल चकमा है, उसने ये बताया
कि शाम 6 से 7 बजे अपने भाई के साथ वो एंजल चकमा के साथ कुछ सामान लेने घर से निकला था। दोनों भाई सेलाकुई में रहते हैं और वहां एंजल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर में था, जबकि माइकल उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। दोनों भाई मार्केट में पहुंचे तो बाइक और स्कूटी पर आए कुछ युवक उनके पास। सभी लोगों ने दोनों भाइयों पर कमेंट शुरू करने लगा। लोग कह रहे कि हमें लोग लगातार चाइनीज और चिंकी कह रहे, मैंने विरोध किया तो पीटने लगे, तो मेरा भाई बीच में आया। वो लगातार हमें शब्द बोलते रहे, हमने इग्नोर किया। जब मैंने पूछा उनकी दिक्कत क्या है तो उन्होंने, और एक लड़के ने मुझे कड़े से मारा और उसके बाद लगातार हम लोगों को मार रहे थे। और उसके बाद उनके मामा कहते हैं लड़के कमेंट कर रहे थे तो एंजल ने माइक से उतर कर कहा हम भी इंडियन है, हमें चाइनीज क्यों बोल रहे हो, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। उस रात लड़कों ने सिर्फ कड़ों नहीं बल्कि चाकू से एंजल के पेट में वार किया। वो एंजल की गर्दन पर कड़े तब तक मारते रहे जब तक उसकी गर्दन पूरी नहीं फट गई। वो उसे पीटते रहे। ये उन्होंने कहा कि हमको लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 24 दिसंबर को उनकी आवाज एकदम बंद होगी। उससे पहले वो बात करता था, दर्द से मारे रोता था, लेकिन 24 को उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। दरअसल ये जो त्रिपुरा का छात्र था, इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। उसमें दिखा था 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। एक वीडियो में एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ शराब के ठेके के बाहर घूमता दिखाई दिया। दूसरे में वीडियो में मारपीट है जिसमें आरोपी एंजल चकमा और उसके भाई को मार रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन तीसरा आरोपी जिसमें ठेके से जो आरोपी है वो शराब खरीदते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि त्रिपुरा मोथा के जो वो हैं प्रद्योत देव वर्मा, वहां के राज परिवार से भी हैं, उन्होंने उन पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। और उत्तराखंड की तरफ से जो उन्होंने जो 25,000 का इनाम उस वक्त तक था, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। दरअसल ये जो पूरा का पूरा आरोप है वो इसीलिए है कि उनको इसलिए कहा गया, यज्ञ अवस्थी जो नेपाल का है, वो नेपाल का रहने वाला, और यज्ञ ने ही उस पर वो किया था चाकू से हमला, ये उन्होंने बताया था। जो अब वो नेपाल के वहां का रहने वाला और वहां से उसने कैसे वो किया, ये अभी जांच तो हो रही है और पुलिस अभी कह रही है कि उसने ऐसा कुछ अभी जांच में नहीं पाया है। लेकिन लोग हैं कि उसको लेने लग गए। अब मैं आपको कुछ लोगों के बयान बताता हूं, फिर मैं आपको त्रिपुरा और इसके कारण हमको क्या लगते हैं वो सब बताएंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा है अमित शाह हेट क्राइम पर बोलिए। राज्यसभा के सांसद हैं, आपको मालूम है किस पार्टी के वोटों से वो गए हैं और किस पार्टी के अब तक हो रहे हैं, और उनका तमाम लोगों को ये भी मालूम है कि आखिर वो किस तरह के केसेस में सामने खड़े होते रहे। तो उम्मीद करता हूं कि इस केस में वो खड़े हों और न्याय दिलाएं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उसको, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल कपिल सिब्बल ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि एंजल चकमा की हत्या हेट क्राइम और कट्टरता का भयावह उदाहरण है। सरकार के नेताओं की चुप्पी उन्हें इस अपराध में सहभागी बनाती है। अमित शाह जी हेट क्राइम के खिलाफ कुछ बोलिए। और नागालैंड के शिक्षा मंत्री ने भी बोला है, और चूंकि हम हमेशा देखते हैं एमना अलोंग को, उन्होंने दुख व्यक्त किया है चकमा पर। उन्होंने कहा कि अत्यंत और दुखदायक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान, रूप या क्षेत्र के आधार पर दुर्व्यवहार या हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है। और उन्होंने अपनी ये की और ये कहा कि एकजुट होकर ऐसे मामलों के खिलाफ खड़े हों। ज्योतिरादित्य ने भी कहा कि मुझे व्यथित और स्थगित किया है, और ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की। जो तेंजम एमना अलोंग है, अक्सर आप देखते होंगे कि वो बहुत ही खूबसूरत हिंदी में अपने वीडियो बनाते हैं और बहुत बार वो यहाँ आकर भी दिखाई दिया। एक लाल दुहोमा जो सीएम मिजोरम है, उनका भी बयान आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस हत्या का परास कितना बड़ा हो गया और उसकी साजिशें क्या है। वो है, ये घटना पूर्वोत्तर के लोगों को झेलने पड़ रही चुनौतियों को उजागर करती है। भेदभाव और नस्लीय पूर्वाग्रह का संविधान में कोई स्थान नहीं। न्याय के लिए कानून का राज होना जरूरी है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय, जिनको हिंदी क्षेत्रों में भी बहुत जबरदस्त तरीके से लाइक किया जाता है, वो है हिमंता बिस्व शर्मा। उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा देहरादून में नस्लीय अपराध के बाद त्रिपुरा के एंजल चकमा की मौत बेहद दुखद, हृदयविदारक और अस्वीकार्य है। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्य पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करता हूं कि वो दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें ताकि न्याय मिल सके। और इस पर सदगुरु जी भी बोल चुके हैं कि नस्ली अपराध, देहरादून में नस्ली अपराध में त्रिपुरा के एंजल के साथ हुए को हम सभी भारतवासियों का
सर शर्म से झुक जाना चाहिए। देश को पीड़ित परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और बहुत दिनों बाद अरविंद केजरीवाल कहीं छपा हुआ है, वो है कि ये सिर्फ अपराध नहीं, सिस्टम पर एक धब्बा है। देश को नस्लवाद और घृणा अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक राष्ट्रीय कानून की सख्त जरूरत है। ये जो दरअसल पूरा का पूरा मुद्दा आपको ये बताता है कि कैसे आखिर एक घटना का इस्तेमाल करके आप अपने देश में एक कोई भी एक ऐसे सिस्टम से भिड़ना मुश्किल हो सकता है। फिर मतलब जो इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि कैसे इस देश को बिखेरा जाए। त्रिपुरा के एक युवा की इस तरह की हत्या, ये जरूर मैं कहूंगा कि बहुत ही दुखद है, जिसको हम लोग पूरी तरह से, मैं आपको कुछ वीडियोस वो दिखाना चाहता हूं जिन लोगों ने इस पूरे मसले पर एकदम तुरंत होके सरकार को या उसको घेरने की कोशिश की, और खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का डिवाइड है उसको दिखाने की कोशिश की। मैं फिर इसको कहूंगा कि ये एक बड़ा खेल है जिसको ये समझने की जरूरत है कि हम 2 मिनट में ही ये कैसे तय कर लेते हैं कि ये हिंसा नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ नफरत में हुई है। इसको एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैं त्रिपुरा के उस बच्चे की जो है हत्या के बारे में देखता हूं। एंजल, उसको लेकर बहुत ज्यादा एंजल चकमा, हाँ, ये देखिए अलग अलग वीडियो जो है। तुरंत इन द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड बीजेपी रूल्ड स्टेट 24-year-old एंजल चकमा फ्रॉम त्रिपुरा वाज ब्रूटली बीटन बाय ग्रुप ऑफ 6 men बिकॉज ही ऑब्जेक्टिव टू रेशियल स्लर। he fought for his life for 70 days before dying। इसके पिता जो है, ये अलग अलग आप देखेंगे, ये ट्वीट्स जो हैं ये बताते हैं कि किस तरह से घृणा और साजिश एक साथ दौड़ती है। इस पूरे मसले में उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग ट्वीट आ चुके हैं। पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर इंडियन नॉट चाइनीज, गौरव गोगोई ने ये कहा है इस पर 17 मिनट पहले ही। और उनके पिता ने कहा है, वो तो खैर मैं उनके पिता के साथ हूं, उनका दर्द है सब लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही ब्रूटल अटैक एंड रेशियल वायलेंस स्पार्क आउटरेज इन अगरतला। ये आपको मालूम है कौन है ये तुरंत अगरतला में पहुंच गए हैं। और अगरतला में इसको लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। इन द आईवाश मर्डर ऑन रोड, ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये आईवाश है, मतलब ये भी इनको लगता है कि ये आईवाश है, ये उनका कहना है। रिमार्क इन जेस्ट नॉट ए रेशियल अटैक, देहरादून कॉप ऑन त्रिपुरा स्टूडेंट। ये जो है देहरादून के पुलिस चेक को ये बताना चाहते हैं कि पुलिस ने जांच झूठी की है। मतलब ये कौन आदमी इसको जांच करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी तय हो सकता है। अब आप समझिए खेल कैसे होता है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट की आपकी किताबों में आपके टीचर्स ने कभी आपको शायद नहीं बताया। जितने लोग सुन रहे होंगे, मैं उनमें से शायद एक दो को जो कभी त्रिपुरा गए होंगे जिनको ये मालूम होगा ऊनाकोटी क्या है, त्रिपुरा राज्य की स्थापना कैसे हुई है, त्रिपुरा कहाँ है। यहां तक कि त्रिपुरा की बात छोड़ दी, लाचिस बोरफुकन जैसे, जिसके नाम पर एनडीए के बेस्ट कैडेट को हर साल अवार्ड मिलता है, जो एक असम की बहादुरी का एक मानक हो सकता है, जिसको मानक है, जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत को खत्म कर दिया, जो नॉर्थ उस पर कब्जा करने जा रही थी गुवाहाटी, और वहां से आगे बढ़ते, वहां से आगे कभी फिर मुगल नहीं बढ़ पाए। आप में से शायद ही लोग ये जानते हो, दरअसल नॉर्थ ईस्ट को कभी आपकी किताबों में शामिल नहीं किया गया। आपके पूरे इतिहास को मुगल साम्राज्य के आसपास घुसा दिया गया, वहीं रखा गया और वहां से बाहर निकलने नहीं दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे आपकी किताबों में पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स के तौर पर एक छोटी सी लाइन के तौर पर आता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज होते हैं। और आप पहाड़ के राज्यों के बारे में क्या सुनते हैं कि वहां सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहां खेती ऐसे की जाती है, वहां खेती उस तरह की जाती है। ये आप इसके अलावा कहीं कुछ देखते नहीं है। आपकी पूरी आजादी की लड़ाई में आप देखिए, आपको कभी नॉर्थ ईस्ट के कितने नेताओं का नाम सुनाई देता है। गोपीनाथ बारदोलोई मार्ग जरूर दिल्ली में दिखाई देता है, लेकिन गोपीनाथ बारदोलोई
सोलोई आपकी किसी किताब में नहीं है। ये सब चीजें ये बताती हैं कि जो जो अब जो पार्टियां ये दांव खेल रही हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर पूर्व के उनके भाई बहन है, वो लोग कभी कभी आपको दिखाई देते थे जब हैट पहन के उनको उसी की तरह से रख के वहां एक शादी का फोटो खींच जाता, नाचते गाते हुए फोटो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, और अब राहुल गांधी का तो मैंने वो वैसा फोटो नहीं देखा है, लेकिन इन तमाम लोगों का फोटो आपको दिखाई देता। आपकी जिंदगी में शायद ही कोई बता पाए कि नॉर्थ ईस्ट की किसी चीज को आप कभी गौर करते हैं कि वो आपके यहाँ आई हुई है। इस सरकार में चूंकि याद कीजिए निडुतोनिया वाला जो केस था, निडुतोनिया जो दिल्ली में हुआ था, उस वक्त भी एक वो जरूर दिल्ली में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है शुरुआत के दौर पे कि वो उनको चीनी या चिंकी या इस तरह के शब्दों के साथ अक्सर बदतमीजी करते हुए बच्चों को देखा जा सकता है। वो बच्चे जो जिनका सामाजिक वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत जबरदस्त तरीके से उनका बहुत प्रभाव हो, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े के दौरान नहीं, मजाक में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके यहां एक दूसरे राज्यों के साथ एक रिश्ता नहीं बना, आपको मालूम नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको मालूम नहीं है कि वहां का हास्य और आपके यहाँ के ह्यूमर में कितना, मतलब दोनों के हास्य में या ह्यूमर में कितना अंतर है। दोनों को एक दूसरे की जातीय संरचनाओं के बारे में नहीं पता, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में नहीं पता, एक दूसरे की मान्यताओं के बारे में नहीं पता। लिहाजा जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का पूरा अभाव रहता है। ये कोई इस सरकार की देन नहीं है। मैं ये कहूंगा, मैं सरकार को किसी को नहीं बचा रहा हूं या मेरा कोई सरकार को बचाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको बहुत सारे वहां पढ़ते हुए मिलेंगे तो, लेकिन मंगोलाइट मूल तो वहां भी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उसको चाइनीज सिर्फ इसलिए कहा जा रहा हो? मैंने आपको बच्चे को इस तरह से कहा जा रहा हो, मैंने आपको इससे पहले भी एक दो बार उदाहरण दिए हैं, शायद किसी और चैनल पर बैठकर भी दिया है कि किस तरह से मैं जब असम के चुनाव को कवर कर रहा था तो एक बच्ची ने साफ तौर पर कहा कि जब गुड़गांव की एक लड़की ने उससे कहा कि तुम क्या चीनी हो, तो उसने कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमको अपने देश के बारे में मालूम नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा अपने देश को जानती हूं। तो ये भाव आपको वहां दिखता है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, या तो उनके पास सूचना ही नहीं है, उनको उनको इस तरह से कभी इस देश में पढ़ाया नहीं गया। इस देश के टीचर्स ने जो नॉर्दर्न इंडिया में है या जो दूसरे राज्यों में है, उन लोगों को इस तरह से कभी उनके साथ बात करते हुए मैंने तो नहीं देखा ना। मैंने कभी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स से इस तरह की बात करते हुए उनके टीचर्स को देखा हो या देश के बारे में। वो आते हैं, वो छोटी सी किताबें पढ़ाई और उसके बाद उनको निकल जाना है। ये बात क्यों? क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बना है। उसी तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां भी कोई ऐसा नहीं कि वो पूरे देश के बारे में पूरी जानकारी रहते हैं। कुछ दिन पहले तक आपको वहां खासतौर से चूंकि अलग रहने का एक वो भी था, शेड्यूल भी था उनको, एक 371 में उनकी जनजातियों की स्वरूप की रक्षा करने के लिए ये अलग से भारत सरकार की तरफ से दिया भी गया था। लेकिन वहां किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल हुआ वो भी आपको मालूम है। वो मैं उसके साथ अब आज उस समय बात करने का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं त्रिपुरा की कहानी क्या है, जो नॉर्थ इंडियन को मालूम नहीं है, ज्यादातर लोगों को मैं कहूंगा। क्योंकि देश में दो ही इतिहास की पूरी किताबें हैं, दो ही राज्यों का इतिहास लिपिबद्ध मिलता है, जिसमें से एक आप ज्यादातर लोग जानते हैं, कल्हण ने राज तरंगिणी लिखनी है जिसमें कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, और दूसरा श्री राजमाला है जो त्रिपुरा के राज परिवार के इतिहास को पूरा रखती है और लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी से रखती है। आखिर वो राज्य बना कैसे, ये आप समझिए। आज आप भले ही आपके लोग सनातन के नाम पर बिदकते हो, सनातन के नाम पर चिढ़ते हो, और ये जो नेता इस तरह के बयान अभी दे रहे हैं कि जैसे शशि थरूर भी और तमाम लोग भी, वो मुझे लगता है शशि थरूर अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मैं ये उम्मीद एलओपी से नहीं करता हूं कि वो जानते होंगे। दरअसल किंग धर्मा माणिक्य, ये वहां के त्रिपुरा के जो पहले राज्यों के बारे में है, जब ये शुरू किया गया, डिस्क्रिप्शंस ऑफ त्रिपुरा डायनेस्टी, किंग धर्मा माणिक्य देन आस्क्ड व्हाई वाज द नेम त्रिपुरा इज क्षत्रिय फैमिली, कि जो त्रिपुरा का नाम है वो उसका क्षत्रिय फैमिली से। तो वो कहते हैं द हाई प्रीस्ट चंटाई, वहां बोलते हैं, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो चंटाई बोलते हैं, रिप्लाइड ओ ग्रेट किंग महाराजा आई विल टेल यू हाउ यू कम टू बी नेम त्रिपुरा इन ए क्षत्रिय फैमिली, की त्रिपुरा नेम क्षत्रिय फैमिली में कैसे आया।
तो इन द पुराण्स द सेज कॉल ए साइट ए महापीठा हाईली सेक्रेड प्लेस वेयर ए डिसमेंबर्ड लिम्ब ऑफ सती डॉटर ऑफ दक्ष हैपेंड टू फेल। जहां जहां महास्थान बने, जहां जहां मां सती का हिस्सा गिरा। द पीताम्बरा तंत्र पीठमाला तंत्र विच इज अथर्ड बाय शिव हिमसेल्फ has declared that a place in any country which contain a limb of sati is पीठा। यानी जो उनके जो शरीर के, याद होगा आपको, शरीर के टुकड़े किए गए थे, तो वहां कैसे जहां गिरेंगे वही होगा। तो द सीट ऑफ अबोर्ड ऑफ देवी ऑफ द कंट्री इन एवरी स्थान देयर इज ए फॉर्म ऑफ द देवी गोडेस काली एंड द फॉर्म ऑफ भैरव एज वेल। ए पीठा स्थाना इज ऑलवेज कैरेक्टराइज टू सच नेम देवी और भैरवा। तो वो कैसे कह रहा है कि वो क्या है, त्रिपुरा इज द इन त्रिपुरा द राइट लेग, सती का राइट लेग। तो जो गोडेस इज कार्ड त्रिपुरा सुंदरी, उसको त्रिपुरा सुंदरी कहा गया। और त्रिपुरासा जो आपने देखा होगा, त्रिपुरासा वहां के पार्टी जो प्रद्युत देववर्मन है उनकी भी है। उन्होंने कहा त्रिपुरासा लॉर्ड ऑफ त्रिपुरा हु इज द बेस्टोवर ऑफ ऑल थिंग डिजायर्ड। ये कौन है, ये भैरव है वहां के। द राइट लेग ऑफ सती फेल इन त्रिपुरा एंड हेंस द गोडेस इज देयर कार्ड त्रिपुरा सुंदरी। शिवा इज कार्ड त्रिपुरेशा इज त्रिपुरा स्टेट। तो भगवान शिव को यहाँ त्रिपुरेश्वरा कहा जाता है त्रिपुरा स्टेट में। बाई वर्च्यू ऑफ बोर्न त्रिपुरेश्वरा सन नेम्ड त्रिलोचन वाज बोर्न इन द वॉर्म ऑफ त्रिपुरा वाइफ आफ्टर त्रिपुरा डेथ। ये एक पूरी कहानी है कि उस राज्य का जन्म ही उसकी किताब में, इतिहास की किताब में भगवान शिव और मां सती के उससे होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि देश के किसी भी हिस्से को कहीं और से जोड़ा नहीं गया, कोई आर्टिफिशियली मेड नहीं किया गया। चूंकि इस्लामिक इन्वेजन के बाद एक दूसरे के साथ संवाद बंद हुआ, उसी तरह से फिर जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई जब इस देश की आजादी के बाद, उस वक्त मुगलों को इस देश का नायक साबित करने के चक्कर में इस देश के बाकी तमाम राज्यों का रिश्ता काट दिया गया। और आपके बच्चों को मालूम नहीं है कि त्रिपुरा में कितने जिले हो सकते हैं, उनको मालूम नहीं है मिजोरम में क्या है, वो ये अच्छे से जानते हैं अमेरिका में कितने राज्य हैं, क्यूबा में और अमेरिका में क्या संकट हुआ था, ये सब चीजें। क्योंकि आपकी एजुकेशन पॉलिसी जिसको बनाने में इस नेता प्रतिपक्ष का भी हाथ है। इस पूरी घटना की बस यही कहानी है कि अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये एक नस्लीय अपराध नहीं है, ये एक जघन्य हत्या है जो आपस में विवाद के बाद हुई है। और उसमें चूंकि मरने वाला भी जिसकी हत्या हुई है वो एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही इस देश के भविष्य में जो उभर के जो चेहरे आते शायद उनमें से एक होता, एमबीए किया हुआ। और जो हत्या करने वाले लड़के हैं उनमें से भी नॉर्थ ईस्ट और नेपाल का है। तो इसीलिए इसको कम से कम ये मत समझिए कि ये कोई एक नस्लीय हिंसा है। हाँ, जघन्य हत्या है, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे समय में जो लोग तिल्लियां फेंकना चाहते हैं वो उससे पहले बारूद डाल चुके होते हैं। तो इस समय इस देश में इस तरह की बहुत कोशिशें होंगी, 29 से पहले इस तरह का हम लोग अलग अलग मौकों पर देखेंगे। मुझे मालूम नहीं कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने इसको मैं चाहता था कि श्री राजमाला के आधार पर रखूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ये घटना आपको बता सकूं, ये समझा सकूं कि किस तरह से मैंने मेरे अपनी रिपोर्टिंग के कैरियर में ये देखा है कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलताएं इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारी किताबों से दूर रखा गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो इससे भी हमको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात।